Quick IS Compose your dream। हेलो दोस्तों, कैसे आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ये भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत क्लास 11 के एनसीईआरटी का जो है ये 5वां चैप्टर है, जो है खनिज और शैल। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, कि जिससे एक नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली टेस्ट होता है, आपको सारे जो है परीक्षाओं के पीडीएफ मिलते हैं वहाँ पे। तो आप चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो है टेलीग्राम वाले को भी। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 11th एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है, खनिज और शैल। खनिज कौन कौन से होते हैं, खनिज की क्या विशेषताएं होती हैं। शैल का मतलब होता है चट्टान। कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इस एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे 5वें चैप्टर की ओर। इस पर शुरू में क्या लिखा है हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। कहीं कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, कहीं कोई पॉइंट में आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप में और आंतरिक जो है परत में एक गर्म और पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से बना हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट का क्षेत्र है वो मतलब 98% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है, 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है ये भी हमें देखना है। आगे लिखा हुआ है, तथा शेष भाग जो है टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, सिलिका और अन्य जो है पदार्थों से बना हुआ है। तो पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी है उसका जो क्रस्ट है उसमें कौन कौन चीजें पाई जाती हैं और सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सबसे कम क्या पाया जाता है। ये क्वेश्चन जाके आप पेपर देखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसी भी जो है एग्जाम का, यहीं से कम 10-12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो यहाँ लिस्ट दी गई है, अब कितनी इंपॉर्टेंट लिस्ट है आप इसको देख सकते हैं। पूछा जाएगा पृथ्वी के प्रॉपर्टी मतलब क्रस्ट के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पर है ऑक्सीजन। हमारी पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, कितना, तो 46.60%। ठीक है, उसके वेट का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। और शुरू के 5 आपको जरूर याद के रखना है कि शुरू के 5 तत्व कौन कौन से हैं, वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू के 5 में पहला है ऑक्सीजन, नंबर 2 पर है सिलिकॉन, ये कितना है, तो 27.72%। एल्यूमिनियम नंबर 3 पर है 8.13%, लो 5% और कैल्शियम जो है 3.63%। तो ये 5 चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ये क्वेश्चन आपसे क्रम में पूछा जा सकता है, बढ़ते से घटते क्रम की होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद करने की जरूरत है। इसके अलावा सोडियम 2.83%, पोटेशियम, इसके बाद मैग्नीशियम और अन्य तत्व जो पाए जाते हैं सबका परसेंटेज यहाँ दिया गया है। तो आपको जो इसमें याद करना है, ये जो है 5 शुरू के आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जो है घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में क्वेश्चन बना के आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आगे लिखा है, भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्यतः एक दूसरे के साथ वो क्या मिलते हैं, तो एक दूसरे के साथ जो है मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिजों का नाम दिया गया है। यद्यपि स्थल मंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या जो है अत्यंत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है, जिससे खनिजों की अनेक किस्में बनती हैं। तो याद रखना, जो तत्व हैं एक साथ नहीं पाए जाते हैं, मतलब एक साथ पाए जाते हैं और कहीं कहीं एक साथ नहीं भी पाए जाते हैं। तो जब एक साथ पाए जाएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, खनिज कहते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र अवस्था में भी कम पाए जाते हैं, लेकिन ये मिल करके संयोग करके ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, भू प्रॉपर्टी पर कम से कम
2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है और उनको नाम दिया गया है, लेकिन उनमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंधित होते हैं, जिनको सेलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना जाता है। अभी तक 2000 जो है खनिजों की पहचान हो चुकी है, लेकिन उसमें भी अभी जो है उनके नाम भी दे दिए गए हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता के आधार पर देखा जाए तो 6 प्रमुख तत्व हैं जो खनिज के रूप में जाने जाते हैं। इसको हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। आगे लिखा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा पाया जाता है वही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। क्यों? क्योंकि जो मैग्मा निकलता है तो वही मैग्मा आके ठंडा होकर के और अलग अलग खनिजों का निर्माण करता है। तो लिखा भी है यहाँ पे, इस मैग्मा के ठंडा होने पर, ठीक है, जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस सेल बनता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। ठीक है, तो याद रखना, जब जैसे जैसे सेल जो है, ये जो सेलें होती है उनका निर्माण कैसे होता है, जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे खनिजों का निर्माण अलग अलग तरीके से होता जाएगा। कोयला, यहाँ लिखा है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है किस प्रकार के खनिज है, कार्बनिक, अकार्बनिक? तो ये कार्बनिक जो होते हैं, ठीक है, तथा ये क्रमशः ठोस, तरल और गैस रूप में पाए जाते हैं। तो ठोस क्या पाया जाता है? कोयला। तरल क्या पाया जाता है? आपका पेट्रोलियम। और गैस के रूप में प्राकृतिक गैस। ये तीनों कार्बनिक हैं। ये याद रखना, तीनों में कार्बन की मात्रा होती है। इस आधार पे आप इसको अच्छे से याद करने की जरूरत है। अब जो बात एनसीईआरटी में लिखी गई है वो बात आपको जल्दी कहीं पर मिलेगी भी नहीं। ठीक है, अब हम लोग ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज दी गया है। लिखा है कि इस प्रकार खनिज एक ऐसा प्राकृतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन और भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है। याद रखना, खनिज में कई न कई तत्व जो है मिल करके ही खनिजों का निर्माण करते हैं, चाहे 2 हो चाहे 2 से अधिक हो। लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। तो पूछा जा सकता है इसमें कौन से ऐसे खनिज होते हैं जो किसमें केवल एक ही तत्व पाया जाता है? तो ये आपको नोट करने लायक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण और ग्रेफाइट, ये सब जो है स्वतंत्र रूप में जो पाए जाते हैं और केवल एक ही तत्व से बने हुए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद करने की जरूरत है। इसके बाद यहाँ दिया है, भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी गई है। जैसे भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं किसकी? तो भौतिक विशेषताएं खनिजों की क्या होती हैं? तो ये क्रिस्टल का बाहरी रूप अणुओं की आंतरिक संरचना द्वारा तय होती है। जैसे कुछ खनिज होते हैं घनाकार होते हैं, कुछ अष्टभुजाकार होते हैं, कुछ जो है षड़भुजाकार होते हैं, कुछ प्रिज्म के आकार के होते हैं। तो खनिजों की बनावट इस तरह से होती है जो है अलग अलग। इसके बाद है अगला है विशेषता क्या होती है खनिजों की? विदलन। सापेक्षित रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं, ये विशेषता होती है। विभंजन। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता है। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है, ये इसकी विशेषता होती है। इसके बाद खनिजों की विशेषता होती है चमक। ठीक है, खनिजों की अपनी चमक होती है। रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है। जैसे जो है कौन कौन सी? जैसे मेटेलिक, रेशमी और ग्लासी, ये सब चमक होती हैं खनिजों की। रंग होता है, खनिजों के कई रंग होते हैं, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, इसके बाद में धारियां। खनिजों में धारियां भी होती हैं। कैसे? किसी भी खनिज के पीसने के बाद उसे पाउडर का रंग खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का हो सकता है। मेलाकाइट का रंग हरा होता है और उस पर धारियां भी हरी होती हैं। फ्लोराइट का रंग बैगनी या हरा होता है जबकि इस पर श्वेत धारियां होती हैं। तो कई खनिजों में धारियां भी पाई जाती हैं। पारदर्शिता। कई खनिज होते हैं जिनमें पारदर्शिता भी होती है। प्रकाश किरणें इस प्रकार आर पार जाती हैं कि वस्तु सीधी देखी जा सकती है। ठीक है, पारभासी। प्रकाश किरणों आर पार होती हैं लेकिन उनके जो है विस्तृत हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती, तो वो अपारदर्शी होती है। तो याद रखना, जो खनिज होते हैं कई पारदर्शी होते हैं तो कई
अपारदर्शी होते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। संरचना, प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था, महीन, मध्यम और खुरदरे पिसे हुए तंतु युक्त पृथक करने योग्य जो है अपसारी जो है विकर्णकारी, ये सब इनकी विशेषता होती है। कठोरता क्या है, तो सापेक्षिक प्रतिरोध का चिन्ह होना, 10 चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी में कठोरता मापन होता है। ये खनिज कौन कौन होते हैं, जैसे आप कठोरता की अगर बात करें तो टेल्क, इसके बाद जिप्सम, इसके बाद कैल्साइट, इसके बाद फ्लोराइट, इसके बाद एपेराइट, इसके बाद में जो है फेल्डस्पर, इसके बाद क्वार्टज, टोपाज जो है कोडर्म, हीरा, ये सब क्या है, तो ये सब कठोरता मतलब कठोरता के आधार पर इनको मापा गया है। तो सबसे कठोर कौन सा हो गया, हीरा हो गया। ठीक है, याद रखना इनको जो है ऐसे आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए 10 इस तुलना में नाखून 2.5 है तथा कांच और चाकू की नोक जो है 5.5 है। तो कहने का मतलब है कि कठोरता भी जो है एक बड़ा पैमाना होता है खनिजों का। इसके अलावा खनिजों के जो है अपेक्षित भार भी होते हैं, तो याद रखना ये भी एक विशेषता होती है खनिजों की। ठीक है, तो मैंने खनिजों की विशेषता बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख खनिज और उनकी विशेषताओं को देखेंगे कि कौन कौन से कुछ प्रमुख खनिज हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। लिखा है कुछ प्रमुख जो है खनिज कौन कौन से, जैसे लिखा है पहला है जो आपका फेल्डस्पर, सिलिका और ऑक्सीजन सभी जो है फेल्डस्परों में उपस्थित होते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तथा जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि तत्व भिन्न भिन्न जो है फेल्डस्पर में शामिल होते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी का आधा भाग फेल्डस्पर से बना है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो चीनी मिट्टी बनाने में, बर्तन बनाने में, कांच बनाने में जो है किसका उपयोग किया जाता है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इनमें क्या क्या मिला के बनाया जाता है, अब यहीं से आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन गलत ना होने पाए इसलिए एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। दूसरा है आपका क्वार्टज, क्या है ये रेत और ग्रेफाइट का प्रमुख घटक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो है क्वार्टज किसका जो प्रमुख घटक होता है, तो रेत और ग्रेफाइट का। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सिलिका होता है और यह कठोर खनिज है तथा पानी में सर्वथा जो है अघुलनशील होता है। अब यही सब क्वेश्चन को वाक्य मतलब क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इतने लंबे लंबे वाक्य बना करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तथा यह जो है श्वेत या रंगहीन होता है तथा इसका उपयोग रेडियो और रडार में होता है। कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई कि रेडियो और रडार में इसका उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है। ग्रेफाइट का यह एक प्रमुख घटक होता है, तो ये भी याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये पूरा एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद है आपका पैराक्सीन, क्या होता है, जो है कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा पैराक्सीन में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, तो इसमें याद रखना जो है 5 तत्व शामिल होते हैं। कौन कौन से, तो याद रखना कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका। तो एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिल गया। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी की भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पैराक्सीन से बना हुआ है। इन सबसे मिलकर बना हुआ है, याद रखना। इसका मतलब हो गया कि इसमें इतने खनिजों से मिलकर बना हुआ है 10% हिस्सा। सामान्यतः यह उल्का पिंड में पाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि जो है पैराक्सीन और कहाँ पाया जाता है, तो ये उल्का पिंड में, या ऐसे पूछा जाएगा उल्का पिंड में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है। इसका रंग हरा और अथवा काला होता है, 2 रंग का होता है, हरा और काला, 2 रंग का पैराक्सीन होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है अच्छे से। इसके बाद अगला खनिज है आपका कौन सा, तो एम्फीबोल। एम्फीबोल क्या होता है, एम्फीबोल के प्रमुख तत्व एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लौह और मैग्नीशियम है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। इनसे पृथ्वी के भूपृष्ठ का 7% भाग निर्मित है। बहुत महत्वपूर्ण दूसरा पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है। ये हरे अथवा काले रंग का होता है। इसका उपयोग जो है एम्बेस्टर्स के उद्योग में होता है और हॉर्न ब्लेड्स भी जो है एम्फीबोल का एक प्रमुख प्रकार होता है। ये अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इसको अच्छे से याद रखने की जरूरत है। इसके बाद है आपका माइका। माइका बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। माइका में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम,
मैग्नीशियम, लौह और सिलिका आदि निहित होते हैं। तो इसमें जो है 5 तत्व इसमें भी शामिल होते हैं। कौन कौन से? तो याद रखना, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लौह और सिलिका, इनसे मिलकर माइका बनता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में इसका 4% अंश होता है। ये सामान्यतः आग्नेय और रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं। विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग होता है और माइका को अभ्रक कहा जाता है। तो अभ्रक का अर्थात माइका का उपयोग कहाँ होता है? तो विद्युत उपकरणों में किया जाता है। इससे जो है विद्युत उपकरण बनते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, माइका हो गया। इसके बाद आपका एक खनिज है ऑलिवीन। ऑलिवीन क्या होता है? तो याद रखना, मैग्नीशियम, लौह और सिलिका ऑलिवीन के प्रमुख तत्व होते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका उपयोग आभूषण में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। यह सामान्यतः हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं और जो प्रायः बेसाल्टिक शैलों में पाए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रमुख खनिजों के अतिरिक्त शैलों में जो है क्लोराइट, जो है कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट और बेराइट जैसे अन्य खनिज भी कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना है। तो कुछ ऐसे खनिज हैं जिनके आप नाम सुने भी नहीं होंगे और ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने का चांस ज्यादा होता है। कुछ खनिज धात्विक होते हैं। तो क्या लिखा है इसमें? धातु तत्व होते हैं। तो धात्विक खनिज में धातु तत्व होते हैं तथा इनको 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला, तो जो याद पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, ये तीनों ऑप्शन ही आपको दे देंगे उठा करके कि जो है धात्विक खनिज की क्या विशेषताएं होती हैं या कितने प्रकार में ये बांटे गए हैं। पहला है, ये बहुमूल धातु होते हैं, जैसे स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम, ये जो है बहुमूल होते हैं। तो ये सब धात्विक खनिज होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि सोना, चांदी, प्लेटिनम कैसे खनिज हैं? अधात्विक खनिज हैं या धात्विक खनिज हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? धात्विक खनिज है। दूसरा, लौह धातु, लौह और स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं हो गया, ये दूसरी विशेषता। और तीसरा, अलोह धातुएं, इनमें ताम्र, सीसा, जिंक, टीन और एल्यूमिनियम आदि धातु शामिल हैं। इन सब को हम मिला के एक शब्द में बोलते हैं धात्विक खनिज। ये विशेषता आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद है आपका अधात्विक खनिज कौन होते हैं? तो इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते हैं। तो जिसमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें हम अधात्विक खनिज कहते हैं। तो इसके उदाहरण कौन कौन हो सकते हैं? तो गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट अधात्विक खनिज हैं। ये क्वेश्चन बहुत लगता है इजी है, लेकिन जब एग्जाम में आता लगता कठिन है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। सीमेंट अधात्विक खनिजों का एक मिश्रण होता है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं सेल। सेल क्या होते हैं? क्या रखना, सेल बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सेल को ही हम चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो सेल का अपना एक चक्र होता है, आगे मैं बताऊंगा आपको। लिखा है पहले यहाँ पे, अब देखते हैं क्या इसमें बताया गया है। पहले तो लिखा है पृथ्वी की प्रॉपर्टी, मतलब सेल जो है, जो क्रस्ट है आपका, सेलों से बना हुआ है। तो याद रखना, जो पृथ्वी की का प्रॉपर्टी का क्षेत्र है या क्रस्ट है जिसे कहते हैं, वो सेल का बना ही हुआ है, अर्थात वो चट्टानों का बना है। इसे याद रखना, सेल को चट्टान भी कहते हैं। सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर के होता है। सेल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है, जैसे ग्रेफाइट कठोर और सेल खड़ी नरम होता है। तो ग्रेफाइट कठोर हो गया और सेल खड़ी किसे कहते जानते हैं? चूना पत्थर को। ये नरम हो गया, ठीक है। और सेल खड़ी के से ही जो है हड़प्पा सभ्यता में सारे जो है अधिकांश मोहरें बनाई जाती थी। गेब्रो काला और जो है क्वार्टरजाइट दुधिया श्वेत हो सकता है। सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित जो है संगठन नहीं होता है और सेलों में समानता पाए जाने वाले खनिज पदार्थ जो है वो फेल्डस्पर तथा क्वार्टज के होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है, सेलों और स्थाकृतियों और सेलों तथा एवं मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को सेलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। सेलों के विभिन्न प्रकार होते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं वो बताना है। यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है, लिखा है पेट्रोलॉजी सेलों का विज्ञान है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेलों के विज्ञान को, चट्टानों के विज्ञान को या सेलों के विज्ञान को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। दूसरा, एक पेट्रो शास्त्री सेलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना, बनावट, संगठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तन और दूसरी सेलों के साथ संबंध को। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ आपको मिल रही है, इसलिए एनसीईआरटी को बहुत सावधानी से पढ़ने की जरूरत है और हमारे चैनल का उद्देश्य भी है कि आपको एनसीईआरटी को ठीक तरीके से बताया जाए। आगे लिखा है,
जिनको उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। तो याद रखना, जो सेलें हैं वो 3 समूह में बंधी हैं। पहला कौन सा है? आग्नेय सेल, ये मैग्मा तथा लावा से घनीभूत होते हैं। दूसरी सेल है अवसादी सेल, ये जो है बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा सेलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम होता है। ये कैसे बनता है ये आपको बताता हूँ। तीसरा है कायांत्रित सेल, उपस्थित सेलों में पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित। ये कैसे बनते हैं ये आपको मुझे बताना है। तो पहले हम आपको इन तीनों सेलों की विशेषता बता देता हूँ, तब हम यहाँ एक एक पढ़ेंगे ये कैसे बनते हैं और कैसे इनका निर्माण होता है और एक चक्र क्या होता है। पहले ये आप देख लीजिएगा मैप पे, यहाँ पे ये आपका सेल चक्र बना है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले जो चट्टान बनती है वो याद, सबसे पहले मैग्मा आता है। तो मैग्मा के बाद आग्नेय सेल बनती है। आग्नेय सेल का अपक्षय और अपर्दन होता है। अपक्षय का मतलब होता है कि चट्टानों का टूटना, और अपर्दन का मतलब होता है चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो सबसे पहले मैग्मा के बाद आग्नेय सेल बनी। आग्नेय सेल के जो है अपक्षय अपर्दन हुआ। इसके बाद अवसादी सेल बनी, और अवसादी सेल के टूटने से कायांतित सेल बनी, और कायांतित सेल दोबारा गल करके मैग्मा में परिवर्तित हो गई, और फिर मैग्मा ये आपका आग्नेय सेल हो गया। तो ये चक्र हमेशा चलता रहता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आग्नेय सेल अवसादी ना बन करके सीधे कायांतित भी बन सकती है, ये भी याद रखना। और कभी कभी आग्नेय सेल स्वयं गल करके पुनः मैग्मा में बदल जाता है, ये भी याद रखना, ये भी हो सकता है। तो याद रखना, ये जो सेल चक्र है, चट्टानों का जो ये चक्र है, यहीं से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आग्नेय सेल कैसे बनती है, पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। हम आपको यहाँ पहले मैप पे समझा देते हैं। तो याद रखना, जैसे मान लीजिए ये आपका 2 प्लेटें हैं, ठीक है। ये 2 प्लेटें हो गई। जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उससे ज्वालामुखी की क्रिया होती है। तो ज्वालामुखी जब क्रिया होगी तो नीचे से, धरातल के नीचे से, दुर्बलता मंडल से मैग्मा जो है ये नीचे से ऊपर की ओर आएगा, और ऊपर आकर के ये फैल जाएगा। जब मैग्मा ऊपर की ओर आके फैल जाता है तो इसको हम लावा कहते हैं। याद रखना, इसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। और जो धरातल के नीचे होता है उसे हम मैग्मा कहते हैं। अब दोनों को अगर बात करें तो दोनों आग्नेय सेल से ही हैं। तो लावा पहले ठंडा होगा क्योंकि ऊपर वायुमंडल होता है। अब जब ऊपर वायुमंडल होगा तो लावा जल्दी ठंडा हो जाएगा, और लावा के ठंडा होने जो चट्टान बनती है उसको कहते हैं बेसाल्ट। ये बेसाल्ट चट्टान बन गई। तो लावा के ठंडा होने से बेसाल्ट चट्टान बनती है, और मैग्मा देर में ठंडा होता है क्योंकि वहाँ वायुमंडल होता नहीं है। तो देर में ठंडा होने के कारण इसके क्रिस्टल बहुत जो है कठोर बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट इसी का बनता है, किससे? मैग्मा से, और लावा के ठंडा होने से बेसाल्ट चट्टान बनती है। और ये दोनों चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। एक धरातल के ऊपर होती है, एक धरातल के नीचे होती है। और ग्रेनाइट का यूज हम कहाँ करते हैं? तो बहुत सिंपल समझिए, जो आपके घर में सिलबट्टा होता है जिसमें मसाला पीसा जाता है, वो किसका बना होता है? वो ग्रेनाइट का बना होता है। इसीलिए जब देखिएगा हम कितना भी मसाला पीसते हैं उसमें चट्टानों के टुकड़े शामिल नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कठोर है। और याद रखना, जो बेसाल्ट चट्टान है, इसी बेसाल्ट चट्टान के जो है अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया के द्वारा जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट से ही काली मिट्टी बनती है, याद रखना। और ये दोनों आग्नेय सेल के उदाहरण हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पढ़ देते हैं एक एक करके, अब आपको पूरा समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो लिखा हुआ है, चूंकि आग्नेय सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा और लावा से होता है, अभी मैंने आपको समझा दिया, अतः इनको प्राथमिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं से सेलों का निर्माण शुरू होता है, इसलिए इनको हम प्राइमरी या प्राथमिक सेल कहते हैं। मैग्मा के ठंडा होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि बेसाल्ट भी ठंडा होता है और ग्रेनाइट भी ठंडा होता है। जो है इग्निस, लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि होता है। मैग्मा के विषय में तो आप पहले ही जानते हैं, जब अपनी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो ये आग्नेय सेल कहलाता है। ठंडा और ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी के प्रॉपर्टी और पृथ्वी की सतह पर हो सकती है, ठीक है। आगे लिखा है, आग्नेय सेलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया जाता है। इनकी बनावट इनके कणों के आकार और व्यवस्था अथवा पदार्थों की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। यदि पिघले हुए मैग्मा जो पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडा होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं।
सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे और चिकने कण बनते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां जो है होने पर आग्नेय शैलों को बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। ग्रेनाइट, गेब्रो जो है, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी जो है, ब्रेसिया और टफ आग्नेय शैलों के प्रमुख उदाहरण हैं। तो मैंने आपको दो जो समझाया था, एक ग्रेनाइट और दूसरा बेसाल्ट, ये दोनों किससे बने हैं? तो ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हो गए। अब आपको इनको अच्छे से याद रखना है। दूसरा है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या होती है? तो अवसादी चट्टान को याद रखना, इसे हम परतदार चट्टान भी कहते हैं, सेंडिमेंट्री रॉक कहा जाता है इसको। तो परतदार कहो चाहे अवसादी कहो, इनका निर्माण कैसे होता है? तो इनका निर्माण आप समझ लीजिएगा, यहाँ पहले मैप से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई चट्टान है, आग्नेय चट्टान, तो इनका अपक्षय होना मतलब होता है चट्टान का टूटना। अपर्दन का मतलब होता है चट्टान का एक स्थान से दूसरे स्थान आना, और निक्षेपण का मतलब होता है चट्टान का जमा हो जाना। ठीक है, तो अब चट्टान अगर मान लो यहाँ जमा हो गई पहली बार, तो 1000 साल बीतने के बाद ये चट्टान दोबारा टूटेगी, तो फिर जमा होगा, तो दूसरी परत जमा हो गई। ठीक है, अब ये परतों के ऊपर क्या होते हैं? वनस्पतियां आ जाती हैं, जीव जंतु हो जाते हैं। फिर तीसरी परत, इसी तरह से चौथी परत, पांचवी परत हजारों वर्षों में बनती है, इसलिए इसको हम परतदार चट्टान कहते हैं। और इन्हीं चट्टानों के बीच में जो है जीवाश्म फंस जाते हैं, जिससे कोयला, पेट्रोलियम जैसे खनिजों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये अवसादी चट्टानों में ही होती है। तो परतदार चट्टान कहो चाहे अवसादी चट्टान कहो, ये ऐसे ही परतदार चट्टानों बनती है, और इन्हीं के बीच में जो है जीवाश्म फंस जाते हैं, जिनसे कई खनिजों का निर्माण होता है। लिखा है अवसादी अर्थात सेंडिमेंट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेंडिमेंटस से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। तो व्यवस्थित होना क्या हो गया? वही परतदार चट्टानें एक तरह से व्यवस्थित हो गई। पृथ्वी की सतह की शैलें आग्नेय, अवसादी और कयान्तित अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होते हैं। मैंने अभी बताया अपक्षय प्रदन, वही बता रहा है, जो विभिन्न आकार के जो है विखंडों में विभाजित होती हैं। ऐसे उपखंडों का जो है विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन और निक्षेप होता है। इसके अलावा सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया जो है शिलीभवन जो है कहलाती है, मतलब वो एक साथ परतों में जमा हो जाते हैं। आगे कह रहा है बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारण बस जो है बालुकास्म शैल जैसे अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें पाई जाती हैं, मतलब होती है, उसमें दरारें होती हैं, मतलब उसमें परतदार होती हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूह में होता है। पहला है यांत्रिक रूप से निर्मित, जैसे बालुकास्म जो पिंडिसला, चूना प्रशस्त शैल, बीम मृदा आदि, इनका निर्माण होता है। कार्बनिक रूप में निर्मित, जैसे गिजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। तो कोयला किसका उदाहरण हो गया? चूना पत्थर किसका उदाहरण हो गया? तो ये सब अवसादी शैलों का। तीसरा है रासायनिक रूप से, जैसे श्रृंग प्रशस्त, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटास, ये सब क्या है? ये सब अवसादी चट्टानों के प्रकार हैं। आप इनको ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। अब तीसरा है कायांत्रिक चट्टानें क्या होती हैं? तो कायांत्रिक मतलब होता है स्वरूप में परिवर्तन। स्वरूप में परिवर्तन कैसे? ध्यान समझिएगा। जैसे चाहे आग्नेय चट्टान हो और चाहे अवसादी चट्टान हो, दोनों कायांत्रिक चट्टानों में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि चूना पत्थर ये है, तो चूना पत्थर अगर बहुत दिनों तक दबा रहेगा तो दाब होने से, और दाब बढ़ेगा तो तापमान बढ़ जाएगा, ताप बढ़ने से चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। तो इसका स्वरूप क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। चूना पत्थर संगमरमर में बदल गया, तो संगमरमर कैसा चट्टान हो गया? कायांत्रिक चट्टान का उदाहरण बन गया। लिखा हुआ है कायांत्रित का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन, वही मैंने आपको बताया। तो दाब, आयतन तथा ताप में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है। देखो मैंने अभी आपको बताया कि चूना पत्थर अगर दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ जाएगा, आयतन बदल जाएगा, और उसी की प्रक्रिया के द्वारा एक नई शैल का निर्माण होता है, जिसे हम संगमरमर कहते हैं। तो उसे हम कायांत्रिक चट्टानों का उदाहरण मान सकते हैं। आगे लिखा है यह शैलें दाब, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती हैं। तो दाब, आयतन और तापमान को PBT का नाम दिया गया है, और इन्हीं तीनों प्रक्रिया के द्वारा ही कायांत्रिक चट्टानें बनती हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है।
आगे लिखा है जब विवर्तन की प्रक्रिया मतलब प्लेट टेक्टोनिक के कारण शैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, या जब भूपृष्ठ से उठना पिघलना हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कयांतरण होता है। कयांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाता है। तो जैसे चूना पत्थर क्या बन गया, संगमरमर बन गया। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के टूटने और पिसने के कारण वास्तविक शैलों में यांत्रिकी जो है व्यवधान और उनका पुनः संगठित होना गतिशील कयांत्रित्व जो है कहलाता है। ऊष्मीय कयांत्रण के कारण शैलों के पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन और पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। मतलब जब दाब बढ़ता है तो उससे उनका रासायनिक परिवर्तन भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। ऊष्मीय कयांत्रण के दो प्रकार होते हैं, पहला संपर्क कयांत्रण और दूसरा प्रादेशिक कयांत्रण। संपर्क रूपांतरण में शैलें ऊपर जो गर्म होती हैं और ऊपर आते हुए मैग्मा और लावा के संपर्क में आती हैं तथा उच्च तापमान में शैल के पदार्थ का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर शैलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। और प्रादेशिक जो है कयांत्रण में क्या होता है, तो उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण शैलों में विवर्तन की दबाव के कारण जो है विकृतियां होती हैं, जिससे शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। और कयांत्रण की प्रक्रिया में शैलों के कुछ कण और खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जब दाब और ताप बढ़ता है तो उनका पुनः जो बदल जाते हैं, उसी को उन्होंने नाम दे दिया है दो तरह से। कयांत्रित शैलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को जो है क्या कहते हैं, पत्रण कहा जाता है, फोलिएशन का या रेखांकन कहते हैं। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी परत सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वह हल्के और गहरे रंग में दिखाई देते हैं। ठीक है, कभी कभी वो क्या होता है, उनका रंग और ज्यादा बदल जाता है। कयांत्रित शैलों में ऐसी संरचनाओं को जो है जो क्या कहते हैं, तो बेडिंग कहते हैं तथा वेडिंग प्रदर्शित करने वाली शैलों को बेडेड सेल कहते हैं। यही क्वेश्चन आईएएस में एक बार पूछा गया था। आगे लिखा है कयांत्रित होने वाली वास्तविक शैलों पर भी जो है कयांत्रित शैलों के प्रकार निर्भर करते हैं। और कयांत्रित शैलों जो है दो प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है पत्रित शैल अथवा अपत्रित शैल, दूसरा क्या है पट्टिकास्मीय ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट क्या हो गया, जो है आपका समझ सकते हैं कि ये रूप बदल जाएगा। साइनाइट, स्लेट, सिल्ट, संगमरमर, क्वार्टज आदि रूपांतरित शैलों के कुछ प्रमुख उदाहरण हो गया। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ आ गया शैल चक्र। शैली चक्र क्या होता है, तो मैंने आपको जो समझा है वहां पर यहाँ लिखा हुआ है। तो लिखा है कि शैलें अपनी मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती हैं, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है, मतलब ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर के नवीन रूप ले लेती हैं। तो जो पुरानी चट्टानें होती जब नवीन रूप ले लेती हैं तो इनका चक्र चलता रहता है। आगे लिखा है आग्नेय शैलें प्राथमिक शैलें होती तथा अन्य जैसे अवसादी हो गया या फिर जो है कयांत्रित हो गया, ये शैलें जो है इन प्राथमिक शैलों से निर्मित होती हैं। तो आग्नेय शैलों से ही याद रखना, कयांत्रित शैलें और अवसादी शैलें दोनों निर्मित होती हैं। तो प्राथमिक शैल कौन हो गया, आग्नेय हो गया। आग्नेय शैलों को कयांत्रित शैलों में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय और कयांत्रित शैलों से प्राप्त अंशों से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है। अवसादी शैलें जो है अपखंडों में परिवर्तित हो सकती है, मतलब कैसे, परतदार चट्टान में, तथा वह जो है अपखंड अवसादी शैलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय शैलों जैसे आग्नेय, कयांत्रित और अवसादी जो है प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती हैं। भूपृष्ठीय पत्रण के आंशिक अथवा पूर्ण भाग जो है प्रसंस्करण पत्रक के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं, मतलब प्लेटों के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण यही पिघल करके मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह जो पत्रक लिखा हुआ इसका मतलब होता है प्लेटें हो गई। ठीक है, जो आग्नेय शैलों के मूल रूप में के स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, तो यह जो चक्र लिखा है यहाँ पर, मैंने इसको जो समझाया था इसको मैं दोबारा बता देता हूँ कि सबसे पहले मैग्मा होता है, गलने के बाद मैग्मा बन गया। मैग्मा का जो है आग्नेय चट्टान बन गई। आग्नेय का अपक्षय अपरदन होता है तो अवसादी भी बन सकती है और आग्नेय से कयांत्रित भी बन सकते हैं, और फिर ये गल करके क्या बन गया,
तो मैग्मा बन गया। ठीक है, तो ये चक्र चलता रहता है। यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, लिखा है निम्न में से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक होते हैं। तो ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, तो अगर ये पूछा जाए तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सिलिका और एल्यूमिनियम हो गया। दूसरा, निम्न में से कौन सा कायांतित शैलों का प्रमुख लक्षण होता है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं पतरण होते हैं। ठीक है, और इनमें परिवर्तन होता है, परिवर्तनीय होते हैं, ये परिवर्तनीय, इनका आंसर हो जाएगा आपका ए, ये परिवर्तनीय होते हैं। इसके बाद हो जाएगा निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है। कौन सा ऐसा तत्व जो एक तत्व वाला खनिज नहीं है, तो है आपका माइका। माइका कई खनिजों से मिलकर बना होता है, मतलब तत्व से मिलकर बना होता है। निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज होता है, तो हीरा होता है। निम्न में से कौन सी शैल अवसादी नहीं है, तो इसमें कौन सा अवसादी नहीं है, संगमरमर अवसादी नहीं है। ये जो है आपका कौन सा है, तो ये कायांतरित शैल है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़िएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एनसीईआरटी को अच्छे जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको पढ़ने की जरूरत है। कहीं भी कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।